आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है, ये आर्य जी लिख रहे हैं, बुद्ध चरितम किसके द्वारा लिखा गया और कब? बहुत भ्रमित बातें लगी इसमें। तो ऐसा है कि बुद्ध चरितम अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है और यह जो है त्रिपिटक के समय, जब त्रिपिटक की रचना हो रही थी, जो कि बौद्ध ग्रंथ हैं, उस समय ही यह बुद्ध चरितम लिखा गया। और यह जो है, तो जो अश्वघोष हैं, उनकी जो बुद्ध चरितम की रचना है वह संस्कृत में है और उनकी जो शैली है, तो उनकी शैली का और उसमें जो उल्लेख है उसके हिसाब से इतिहासकारों ने एक मतलब अनुमान लगाया है कि ये किस समय का होगा। तो चूंकि उनका जो अंतिम जो है सर्ग जो है, यानी इस ग्रंथ का अंतिम सर्ग जो है, उसमें अशोक का उल्लेख है, तो इसका मतलब ही है कि अशोक के बाद हुए, सम्राट अशोक के बाद हुए, अशोक का उसमें उल्लेख होने के कारण। और इनकी जो शैली है लिखने की, मतलब जो रचना इनकी है, श्लोकों की रचना है, वो कालिदास की जो है शैली है उससे पहले शताब्दियों की बताई जाती है, यानी कालिदास के ये पहले हुए। तो अब इनका यह माना जा रहा है कि ये किस समय का है, तो यह माना जा रहा है कि ये कनिष्क के काल में या कनिष्क से थोड़ा सा पहले हुइष्ठ के काल के समय की ये बात हुई, यानी कनिष्क या हुइष्ठ का जो समय है उसमें ही इनको माना जा रहा है। और यह जो है इनकी जो रचना है वह जो मातृचेट जो कवि हुए हैं, वो जिन्होंने सत पंचाशतिक की जो शैली लिखी है उसकी शैली से अनुसार ही है, तो इनको लगभग माना जा रहा है कि मातृचेट के समय के ही ये हैं, उन्हीं के समकालीन है, यह इनको माना जा रहा है। तो अगर देखेंगे कनिष्क का समय तो ये, या हुइष्ठ का समय, तो बस वो 50 ईस्वी पूर्व या 100 ईस्वी पूर्व मान लीजिए, तो उस समय के ही ये हैं, 50 या 100 ईसा पूर्व के समय के हैं। अब जो बात आपने यहाँ पर पूछी है कि इसमें बहुत भ्रमित करने वाली बातें हैं, तो ये बात सही है। देखिए, जो कवि होता है वो उसमें काव्यात्मक शैली से लिखता है, और कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी होते हैं, कुछ काव्यात्मक शैली होती है, कुछ उसमें फिलॉसफी भी होती है, कुछ विचार भी होते हैं। तो और कुछ जो है आ, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के लिखना, अतिशयोक्ति जो है, बहुत सारे इस तरह से अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, और कुछ जो है चमत्कार वगैरह भी डाले जाते हैं, ताकि वो जिसका, यानी बुद्ध का वो चरित्र लिख रहे हैं तो बुद्ध का महिमा मनन करेंगे, जाहिर सी बात है, तो कुछ बढ़ा चढ़ा करके भी लिखेंगे। अब बिल्कुल तथ्यात्मक वैज्ञानिक शैली से लिखें यह नहीं है, ये कवि लोग हैं तो काव्यात्मक हिसाब से लिखेंगे, तो उसमें से छांटना होता है कि क्या सही है क्या गलत है और कहाँ बढ़ा चढ़ा करके बहुत लिख दिया गया है। तो उसको बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं माना जाए, बिल्कुल पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं माना जाए और पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं माना जाए, तो फिर उसमें जो भ्रम की बातें हैं, तो अन्य जो ग्रंथ आप पढ़ते हैं देखते हैं और अन्य जो इतिहासकार हैं जो समीक्षा करते हैं, तो उनसे आप अपने भ्रम का निवारण कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, भ्रम की तो बात लगेगी ही। तो बुद्ध चरित्र में बहुत सी बातें बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखी जाती हैं, और बहुत उसमें इस तरह के शैली का प्रयोग किया जाता है कि जो आपको हजम ही नहीं होने वाली है।
तो ऐसे जितने प्राचीन ग्रंथ हैं, मध्यकालीन ग्रंथ हैं, तो उनमें ऐसा है जहाँ पर प्रतियोगिता हो गई है कि अपने मत की प्रतियोगिता, कि कौन मत को श्रेष्ठ बताए, अपने मत को दूसरे के मत को जो हीन बताए, और अपने जो जिसको वो बढ़ाना चाह रहा है उसको इतना लंबा चौड़ा बढ़ा रहा है कि पहले के जो लोग जिसको बढ़ा चढ़ा रहे थे उससे भी बढ़ा चढ़ा करके कर रहे हैं, ताकि तभी तो उसको छोड़ करके लोग इसमें आएंगे। तो ये उद्देश्य ऐसा रहा है, क्योंकि जो आम जनता है वो चमत्कारों के हिसाब से चलती है, वो झूठ और अफवाहों पर ज्यादा चलती है, वह सत्य पर उतना नहीं चलती है। हालांकि सत्य की बात और दावा सब करते हैं, लेकिन परोसते हैं झूठ ही बहुत सारे। तो सत्य को झूठ में मिला करके इस तरह से उसका रसदार मलाईदार बनाया जाता है पकवान की जो लोग पसंद करें। तो सामान्य लोग ऐसे पसंद करते हैं, तो उसमें जो है जो वैज्ञानिक बुद्धि के लोग हैं तो वह भ्रमित हो जाते हैं, तो कहते हैं कहाँ कौन सी बात कहाँ, इस तरह से उस पटांग टाइप की बात रख दी। तो हर जमाने की एक शैली भी होती है, लेखन कला की और काव्य की शैली। तो उनकी जो काव्य कला की शैली उस जमाने की थी, तो उसमें इसी तरह की बातें थी, जिसमें कि आपको भ्रमित करने वाली बातें ज़्यादा मिलेंगी। तो अब आपको उसमें छांटना है, एक बुद्धिमान व्यक्ति छांट सकता है, समझ सकता है कि कहाँ बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, कहाँ झूठ परोसा गया है, कहाँ जो है प्रोपेगेंडा किया गया है। इस तरह से आप खुद समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो समीक्षात्मक जो है लेख जो है वह सब पढ़ा कीजिए, और अन्य मत का पढ़ा कीजिए, क्योंकि अन्य मत जो है उसके उसमें खंडन में कुछ और बताएंगे। तो बुद्ध का खंडन, बौद्ध मत का खंडन जैन वाले करेंगे, जैन वाले का खंडन बौद्ध मत वाले करेंगे। जैन बौद्ध जो है वो वैदिक मतावलंबियों का खंडन करेंगे, वैदिक मतावलंबी जो है इनका खंडन करेंगे, और जो दूसरे नास्तिक लोग हैं वो उनका खंडन करेंगे। तो ओवरऑल जब सबका पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ झूठ बोल रहा है, कहाँ कहाँ गप्पों कथा प्रस्तुत कर रहा है। तो ये ऐसा सभी में होता है, और सभी मत में जो है इस तरह की बातें बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत की जाती हैं। तो बुद्धिमान आदमी समझ जाता है, और आपके पास अपना इंटेलेक्ट होना चाहिए, आपके पास अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। आपके पास अगर अपनी बुद्धि का सही है तो आप छांट सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप भरमा जाएंगे। तो आज भी लोग बहुत भ्रमित हैं, बहुत भ्रमित हैं, भरमा रहे हैं लोग, भरमाने वाले भी लोग हैं। जो किसी के प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जो किसी मत को बढ़ाने वाले हैं, वे तो अपने मत को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, अपनी मत की बुराइयों को तो बताते नहीं। अपने मत की सिर्फ अच्छाइयों अच्छाइयों को बताते हैं ना, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। दूसरे जो हैं वो उनकी निंदा करके बताएंगे कि देखो ये यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, वहां गलत है। तो इसलिए आपको जो है किसी का एक आइडिया और उसका काउंटर आइडिया जो है वो आपको जानना पड़ेगा। तो उस तरह से आप जानेंगे, क्योंकि आप अपने भ्रम का निवारण जो है आपको स्वयं करना पड़ेगा। व्यापक अध्ययन से ही ऐसा आप कर सकते हैं। हरिओम।